गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज अपन एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और ये है व्यवस्थापिका। आज अपन एक ऐसे बिंदु पर चर्चा करेंगे जो किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सरकार क्या है। सरकार प्राय हम ये देखते हैं कि जब राज्य की बात करते हैं तो राज्य के 4 आवश्यक तत्व माने गए हैं। उनमें जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता, ये 4 चीजें आती हैं। इसका मतलब है कि राज्य के एक अंग के रूप में जिसकी कल्पना की गई है वो है सरकार। और सरकार है 3 अंगों से बनी और ये अंग है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों के सुदृढ़ और समन्वय से सरकार का निर्माण होता है, जो कि चूंकि राज्य का अंग है इसलिए राज्य के जो संकल्प होते हैं उनको कार्य रूप में परिणित करती है। इसलिए प्रत्येक शासन व्यवस्था में, चाहे शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक हो या गैर लोकतांत्रिक, वहां पर एक अंग, एक चीज, एक तथ्य होता है जिसे हम सरकार के नाम से जानते हैं। सभी व्यवस्थाओं में यह अनिवार्य है। सरकार किस रूप में बनी होती है, सरकार का गठन कैसे होता है, सरकार में क्या क्या चीजें शामिल होती है, ये प्राय सभी देशों में एक जैसी व्यवस्थाएं हैं। यह अलग है, एक अलग बात है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में वो सुचारू रूप से कार्य करती है, जबकि गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सब कुछ किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन होता अवश्य है। आज अपन इसी सरकार और सरकार के सबसे प्रमुख अंग यानी कि व्यवस्थापिका पर चर्चा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं सरकार के अंग यानी कि व्यवस्थापिका। सरकार का अर्थ समझिए पहले। राज्य एक निराकार संस्था है, यानी कि हम किसी एक निश्चित आकार में राज्य को नहीं देख सकते, राज्य को केवल महसूस किया जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये राज्य है, बल्कि राज्य को, जैसे कि हम भारत में रहते हैं तो भारत को केवल हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ, हम भारत के नागरिक हैं, ये भारत हमारा देश है और भारत की ये सरकार, हम केवल उसको अभिभूत कर सकते हैं। राज्य क्या है? एक निराकार संस्था, वह स्वयं कार्य नहीं करता, वरन अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग सरकार के माध्यम से करता है। यानी कि सरकार जो राज्य की संप्रभुता शक्ति का प्रयोग करती है उसे कहा जाता है। इसलिए राज्य चूंकि एक निराकार संस्था है और राज्य स्वयं कार्य नहीं करता, वो कार्य किसके माध्यम से करता है? सरकार के माध्यम से। इस प्रकार सरकार उन सब व्यक्तियों, संस्थाओं और साधनों की अभिव्यक्ति है जो राज्य की इच्छा होती है, यानी कि राज्य जो चाहता है उसकी अभिव्यक्ति जिसके माध्यम से होती है उसे ही सरकार कहा जाता है। संक्षेप में, सरकार वह यंत्र है जिसके द्वारा राज्य की इच्छाओं, आकांक्षाओं, संकल्पों तथा कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। हम यूं कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि राज्य की जो इच्छाएं होती है उन इच्छाओं को कार्य रूप में बदलने का कार्य जो है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में यही सब कुछ ढांचा होता है। सरकार के अंग, राज्य के स्वरूप के आधार पर समस्त कार्यकलापों को सरकार के 3 अंगों में विभक्त किया जाता है। यह है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि सरकार का रूप चाहे कुछ भी हो, राज्य का रूप चाहे कुछ भी हो, चाहे लोकतांत्रिक हो या गैर लोकतांत्रिक, सरकार के अंग के रूप में ये 3 चीजें होती है: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है वहां पर ये तीनों अंग स्वतंत्र होते हैं और अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते रहते हैं। जहां पर गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है वहां पर इन पर किसी संस्था का, किसी व्यक्ति का, किसी दल का नियंत्रण हो सकता है, लेकिन सरकार के अंग के रूप में ये 3 ही अंग होते हैं। इनमें व्यवस्थापिका कानून बनाने और राज्य की नीति को निश्चित करने का कार्य करती है। कार्यपालिका इन कानूनों को कार्य रूप में परिणित कर शासन का संचालन करती है और न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर न्याय प्रदान करने और संविधान की व्याख्या व रक्षा करने का कार्य करती है। चूंकि सरकार के 3 अंग हैं
इसलिए सरकार के कार्यों को मोटे मोटे रूप में 3 रूपों में ही विभाजित किया जाता है। पहला अंग है व्यवस्थापिका, और व्यवस्थापिका का मौलिक कार्य है कानून बनाना, यानी कि कानून निर्माण का मुख्य कार्य व्यवस्थापिका का। दूसरा अंग है कार्यपालिका, जो कानून व्यवस्थापिका द्वारा बनाए जाते हैं उन कानूनों को लागू करने का कार्य कार्यपालिका करती है। और तीसरा अंग है न्यायपालिका। न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेशों का क्रियान्वयन किस रूप में हो रहा है, इन चीजों को देखती है, उनके अनुसार न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। और साथ ही साथ एक और जिम्मा न्यायपालिका के कंधे पर डाला जाता है, वो है संविधान की व्याख्या करने का और संविधान की रक्षा करने का। इसलिए हम सरकार के 3 अंगों की कल्पना करते हैं और सरकार के 3 कार्यों की कल्पना करते हैं। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है, न्यायपालिका उन कानूनों की व्याख्या करने और न्याय करने का कार्य करती है। चाहे कोई भी कैसी भी शासन प्रणाली हो, सरकार के यही 3 अंग होंगे और यही 3 कार्य होंगे। कानून निर्माण और सरकार की नीति का निर्धारण व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। व्यवस्थापिका का संगठन 2 प्रकार का होता है, एक सदनीय या द्विसदनीय। यानी कानून निर्माण और सरकार की नीति का निर्धारण किसके द्वारा होगा? व्यवस्थापिका। चाहे कैसी भी शासन व्यवस्था हो, ये ही उसका मौलिक कार्य है, यानी कि कानून का निर्माण करना और सरकार की नीति का निर्धारण करना। क्योंकि व्यवस्थापिका में जनता के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए वही ये तय करते हैं कि जनता के लिए किस प्रकार के कानून बनाए जाने चाहिए। व्यवस्थापिका का जो गठन है वो 2 प्रकार का होता है, एक सदनीय और द्विसदनीय। यानी कि विश्व में हम देखें तो 2 प्रकार की व्यवस्थापिकाएं पाई जाती है। एक तो वो व्यवस्थापिका जिसका 1 सदन होता है, एक वो व्यवस्थापिका जिसके 2 सदन होते हैं। हमारा पड़ोसी चाइना 1 सदनीय व्यवस्थापिका का सर्वोत्तम उदाहरण है। चीन की संसद है यानी कि व्यवस्थापिका, और 1 सदन है और उस सदन का नाम है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। उसकी संख्या लगभग 3000 के आसपास है, 2982 के आसपास उसकी संख्या है। वो एक ही सदन है, दूसरा सदन नहीं। भारत द्विसदनीय व्यवस्थापिका का उदाहरण है। भारत में संसद यानी कि व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं, एक को हम राज्यसभा कहते हैं, एक को हम लोकसभा कहते हैं। हमारे यहाँ 2 सदनों से मिलकर व्यवस्थापिका का निर्माण होता है और चाइना में 1 सदन से मिलकर ही व्यवस्थापिका का निर्माण होता है। प्राय विश्व के देशों में ये 2 ही चीजें हैं। अब जहाँ तक बात द्विसदनीय व्यवस्थापिका की है, विश्व में सबसे ज्यादा द्विसदनीय व्यवस्थापिकाएं ही पाई जाती है। जहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी वहाँ पर व्यवस्थापिका द्विसदनीय होगी, और जहाँ तानाशाही या सर्वाधिकारवादी व्यवस्था होगी वहाँ पर 1 सदनीय व्यवस्थापिका पाई जाएगी। जिस व्यवस्थापिका में 1 सदन उसे होता है उसे 1 सदनात्मक व्यवस्थापिका, और जिसमें 2 सदन होते हैं उसे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कहा जाता है। ये बात अभी अपन क्लियर कर चुके हैं। यदि संसद का 1 सदन होगा तो 1 सदनीय व्यवस्थापिका कहलाएगी, संसद के 2 सदन होंगे तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका कहलाएगी। द्विसदनीय व्यवस्थापिका में प्रथम सदन को निम्न सदन, लोकप्रिय सदन और जनता का सदन कहा जाता है, और द्वितीय सदन को उच्च सदन कहा जाता है। जहां जहां द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होती है वहां पर सदन के 2 नाम होते हैं। जैसे बात करें भारत की, भारत में जो निम्न सदन है यानी कि जिसे हम लोकसभा कहते हैं, निम्न सदन भी कह सकते हैं इसको, लोकप्रिय सदन भी कह सकते हैं, जनता का सदन भी कह सकते हैं, और जो नाम होता है जैसे कि लोकसभा वो भी कहा, और दूसरा जो सदन होता है उसे उच्च सदन कहा जाता है, जिसे हमारा राज्यसभा है। राज्यसभा हमारा उच्च सदन भी है और द्वितीय सदन भी है। अगर बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में उच्च सदन है लॉर्ड सभा और निम्न सदन है कॉमन सभा। जहां तक बात अमेरिका की है, अमेरिका में उच्च सदन को कहा जाता है सीनेट और निम्न सदन को कहा जाता है प्रतिनिधि सभा। नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्राय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संसद द्विसदनीय हुआ करती है। व्यवस्थापिका की शक्तियां और कार्य कानून निर्माण। इसका मूलभूत कार्य कानून निर्माण है, इसी के लिए इसका गठन किया गया है। यह विधेयकों का प्रारूप तैयार करती है, उन पर वाद विवाद करती है और उन्हें स्वीकार कर कानून का रूप प्रदान करती है। जिस कार्य के लिए व्यवस्थापिका का गठन किया जाता है, व्यवस्थापिका का निर्माण किया जाता है, वो उसका मौलिक कार्य कहलाता है। और इसका मौलिक कार्य कानून का निर्माण करना, ये इसका मूल कार्य है। और इसके लिए
ये सदन में विभिन्न प्रकार के विधेयकों के प्रारूप प्रस्तुत करती है, उन प्रारूपों पर चर्चा करती है, वाद विवाद करती है, बहस करती है, सवाल जवाब होते हैं और उसके उपरांत उसको कानून के रूप में स्वीकार करते हैं। यानी कि मौलिक कार्य जिसके लिए व्यवस्थापिका का गठन किया गया वो है कानून का निर्माण करना और विभिन्न तरीकों से देश को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण जो है वो व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। दूसरा है वित्तीय कार्य। व्यवस्थापिका का एक कार्य वित्तीय नियंत्रण है। आधुनिक लोकतंत्र में व्यवस्थापिका की स्वीकृति के बिना एक पैसा भी खर्च संभव नहीं है। वह राष्ट्रीय वित्त और बजट के द्वारा पूर्ण और प्रभावी नियंत्रण रखती है। ये कहावत है कि संसद की स्वीकृति के बिना एक रुपया भी खर्च नहीं किया जा सकता। यानी कि आपको, यानी कि सरकार को जो भी पैसा खर्च करना है, जिस योजना में भी पैसा खर्च करना है, उसके लिए उसे संसद की स्वीकृति यानी कि व्यवस्थापिका की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। हर साल संसद में जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वो इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। सबसे पहले बजट रखा जाता है, बजट पर चर्चा होती है, बजट पर बहस होती है, अनुदान मांगे रखे जाते हैं। उसके उपरांत एक लंबी प्रक्रिया के बाद संसद उस बजट को स्वीकार करती है। अगर संसद बजट को स्वीकार कर लेती है इसका मतलब ये होता है कि सरकार को एक साल तक के लिए पैसा खर्च करने का अधिकार मिल गया। इसका मतलब ये निकलता है कि सरकार पैसा खर्च कर सकती है लेकिन उसके लिए उसे संसद की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। बिना उसकी स्वीकृति के संभव नहीं है। लेकिन इनके अतिरिक्त व्यवस्थापिका की वित्तीय शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध भी माना जाता है, जैसे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, अध्यादेशों से वित्तीय मांग की पूर्ति, द्वितीय सदन का अवरोध आदि। लेकिन इस क्षेत्र में अंतिम अधिकार व्यवस्थापिका के पास ही है। हालांकि कुछ औपचारिकताएं हैं कि सरकार के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं व्यवस्थापिका द्वारा वित्तीय मामले में, उस पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि सरकार अगर सदन में कोई वित्त विधेयक प्रस्तुत करती है इसके लिए उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। यानी कि बजट प्रस्तुत करने से पहले या वित्त विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति के पास जाना पड़ेगा। राष्ट्रपति उसे अनुमति देगा कि आप सदन में वित्त विधेयक रख सकते हैं। इसका मतलब बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के वित्त विधेयक नहीं रखा जा सकता। दूसरा, अध्यादेशों से वित्तीय मांग की पूर्ति। कई बार क्या होता है कि इमरजेंसी आ जाती है और सदन में विधेयक रखने का समय नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश के द्वारा धन की पूर्ति सरकार के द्वारा कर ली जाती है। और तीसरा है द्वितीय सदन का अवरोध, क्योंकि कोई भी जो धन विधेयक होता है वो लोकप्रिय सदन यानी कि निम्न सदन से पास होने के बाद द्वितीय सदन में जाता है। द्वितीय सदन उसको 14 दिनों तक रोक सकती है। हालांकि उसको खत्म नहीं कर सकती लेकिन रोकने का अधिकार उसके पास। इसलिए कुछ ऐसे अवरोध हैं, कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो सरकार के सामने आती है बजट को पारित करने के लिए या धन विधेयक को पारित करने के लिए। लेकिन फिर भी अंतिम जो शक्ति है इस मामले में वो व्यवस्थापिका के पास ही है और व्यवस्थापिका बजट के माध्यम से, धन विधेयक के माध्यम से कार्य करती है और व्यवस्थापिका सरकार पर इन मामलों में नियंत्रण भी रखती है। तीसरा है कार्यपालिका पर नियंत्रण। व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखती है। नियंत्रण प्रश्न, पूरक प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, बजट में कटौती आदि विधियों द्वारा रखती है। इसके पश्चात भी अंतिम रूप से व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्ताव द्वारा कार्यपालिका को हटा सकते हैं। व्यवस्थापिका पर सरकार पर नियंत्रण रखने के कुछ तरीके हैं। कार्यपालिका इसका मतलब सरकार पर नियंत्रण रखने का या मंत्रियों पर नियंत्रण रखने का कई कार्य व्यवस्थापिका के पास है। जैसे सरकार से यानी कि मंत्रियों से वह विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्नों के साथ साथ पूरक प्रश्न भी हो सकते हैं। अगर सरकार के कार्यों से खुश नहीं है तो सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव भी ला सकते हैं। किसी कार्य को बीच में रोकने के लिए स्थगन प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। अगर सरकार के कार्यों से खुश नहीं है तो व्यवस्थापिका बजट में कटौती का प्रस्ताव भी ला सकते हैं। बजट में कटौती का प्रस्ताव का मतलब है कि व्यवस्थापिका सरकार की निंदा करती है, सरकार की आलोचना करती है। और फिर भी यदि सरकार नहीं माने तो व्यवस्थापिका के पास एक बहुत बड़ा हथियार है, एक अंतिम हथियार है जिसे अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। अगर व्यवस्थापिका कार्यपालिका के सदस्यों के खिलाफ यानी कि मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो सरकार को त्यागपत्र देना
पड़ता है। इसका मतलब है कि व्यवस्थापिका पर नियंत्रण रखने के लिए कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए व्यवस्थापिका के पास बहुत बड़े बड़े हथियार हैं और एक अचूक हथियार भी है, जिसके पारित होने का मतलब है सरकार का जाना। न्यायिक कार्य, इसकी न्यायिक शक्ति नगण्य है। अनेक देशों में उसकी न्यायिक भूमिका के रूप में महाभियोग की सुनवाई के रूप में सीमित रही है। ब्रिटेन में लोक सभा उच्चतम अपीलीय न्यायालय के रूप में भी कार्य करता था। तो अगर अपन न्यायिक शक्तियों की बात करें तो व्यवस्थापिका के पास कोई ज़्यादा न्यायिक शक्तियां नहीं। प्राय विश्व के सभी देशों में जो न्यायिक भूमिका के रूप में व्यवस्थापिका को देखा जाता है वो है महाभियोग की कार्यवाही। जैसे भारत की बात करें, भारत में राष्ट्रपति को हटाने के लिए या जो न्यायपालिका एक सदस्य हैं जिन्हें हम न्यायाधीश कहते हैं, उनको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है और ये प्रक्रिया संसद में ही चलती है, व्यवस्थापिका में ही चलती है। दोनों सदन ही महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को या हमारी जो न्यायपालिका है उसके सदस्यों को हटा सकते हैं। यदि ये अपन दूसरे देशों में बात करें जैसे कि अमेरिका में भी राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया और यह प्रक्रिया भी व्यवस्थापिका यानी संसद में ही चलती है। या इसलिए प्राय विश्व के सभी देशों में व्यवस्थापिका के पास जो न्यायिक रोल है, न्यायिक भूमिका है, वो सबसे बड़ी तो है महाभियोग की। इसके अलावा सन 2009 से पहले ब्रिटेन का जो उच्च सदन है जिसे हम लोकसभा कहते हैं, उसके पास अंतिम अपीलीय न्यायालय का कार्य था, यानी कि वो एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का रोल अदा करता था और अंतिम अपील लोकसभा के सामने होती थी। चूंकि 2009 में ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई है, इसलिए अब ये कार्य लोकसभा के पास नहीं है। याद रखिएगा, 2009 से पहले ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट नहीं हुआ करता था, लोकसभा ही सुप्रीम कोर्ट की भूमिका निभाती थी और 2009 में ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के पश्चात अब यह कार्य सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया, लोकसभा के पास नहीं है। व्यवस्थापिका के द्वारा उसके सदस्यों तथा निजी व्यक्तियों पर सदन की निंदा करने का अभियोग लगाया जा सकता है और ऐसे समय में ये न्यायालय का कार्य करते तथा व्यक्तियों को दंडित भी कर सकती है। एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है व्यवस्थापिका के पास कि वो किसी को दंडित भी कर सकती है, यानी एक प्रकार से न्यायालय की भूमिका निभाती है। दंडित कैसे कर सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति अगर वो व्यवस्थापिका का सदस्य है तो भी, और अगर वो व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं है तो भी, अगर वो सदन की निंदा करता है, सदन यानी कि व्यवस्थापिका जो दो सदन है भारत में बात करें राज्यसभा और लोकसभा, अगर वो सदन या सदन के कार्यों की निंदा करता है तो ऐसे में उसके खिलाफ खुद व्यवस्थापिका अभियोग चला सकती है और व्यवस्थापिका उसकी बात को सुनकर उसको दंडित भी कर सकती है। भारत में भी ऐसे उदाहरण आ चुके हैं जब किसी पत्रकार ने, किसी वकील ने व्यवस्थापिका की अवहेलना की, उसकी निंदा की, तो ऐसे व्यक्तियों को दंडित भी किया गया और ये कार्य विश्व की सभी व्यवस्थापिकाएं करती है, अपनी सदन की निंदा या अवहेलना के लिए अभियोग चलाकर दंडित करना। निर्वाचन संबंधी कार्य, सरकार के अंग के रूप में व्यवस्थापिका द्वारा कुछ निर्वाचन संबंधी कार्य भी करती है। भारत की संसद राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। प्राय सभी देशों में व्यवस्थापिका को किसी न किसी के निर्वाचन का अधिकार है। इसके अलावा हर व्यवस्थापिका अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी करती है। प्राय व्यवस्थापिका के किसी सदन को किसी विशेष निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार भी दिया जाता है। अपन भारत की बात करें तो भारत की संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा राज्यों की विधानसभाओं के साथ मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करती है। इसके अलावा भारत की संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा मिलकर भारत के उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन करते हैं। इसके अलावा लोकसभा अपने अध्यक्ष का भी निर्वाचन करती है, अपने उपाध्यक्ष का भी निर्वाचन करती है और राज्यसभा अपने उपाध्यक्ष यानी उपसभापति का निर्वाचन भी करती है। इसका मतलब कि व्यवस्थापिका के जो सदन होते हैं उनको किसी व्यक्ति का, किसी पदाधिकारी का निर्वाचन करने का अधिकार दिया जाता है। अमेरिका के बारे में बात करें, हालांकि अमेरिकी जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से होता है, संसद का, व्यवस्थापिका का कोई रोल नहीं होता। लेकिन अमेरिकी संविधान ये कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तब
संसद का निम्न सदन यानी कि प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति का चुनाव करती है और ऐसा अमेरिकी इतिहास में 2 बार हो भी चुका है, जब अमेरिकी संसद ने और अमेरिकी संसद के लोकप्रिय सदन प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति का निर्वाचन किया है। हालांकि ये केवल एक व्यवस्था की बात है, वरना राष्ट्रपति का निर्वाचन का अधिकार संसद को नहीं है। खैर जो भी है, लेकिन यह तय है कि प्रत्येक देश की व्यवस्थापिका किसी न किसी प्रकार के निर्वाचन में भाग लेती है। संविधान संशोधन का कार्य, व्यवस्थापिका जनप्रतिनिधि संस्था होने के नाते जन इच्छा के क्रियान्वयन की दृष्टि से उसे अधिकार प्राप्त है। वह संसद के एक निश्चित बहुमत से एक नियमित प्रक्रिया के द्वारा संविधान में संशोधन कर सकती है। आपको ध्यान होगा कि भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें 2 प्रक्रियाएं खुद अकेले संसद चलाती है। एक प्रक्रिया में संसद के साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं का भी सम्मिलित होना आवश्यक किया गया है। तो हमारे यहाँ संसद को यह अधिकार है कि वो जन इच्छा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझे संविधान में संशोधन कर सकते हैं। विश्व के सभी देशों में संविधान में संशोधन करने का अधिकार व्यवस्थापिका यानी कि संसद को ही दिया गया और भारतीय संसद के साथ साथ विश्व के अन्य देशों की संसद भी अपने संविधान में संशोधन करने का अधिकार रखती है। जन भावनाओं की अभिव्यक्ति, व्यवस्थापिका में जनता के प्रतिनिधि जनता के कष्टों के प्रति सरकार का ध्यान खींचते हैं और शासन को जनहित में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार व्यवस्थापिका जनमत का रंगमंच है। चूंकि व्यवस्थापिका यानी संसद में जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता की भावनाओं को ध्यान रखना, जनता की भावनाओं के अनुरूप सदन में कार्य करना और जनता की समस्याओं का निराकरण करना, ये उन प्रतिनिधियों का मौलिक कार्य होता है। इसलिए चूंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि व्यवस्थापिका यानी संसद में होते हैं, इसलिए जनता की भावनाएं जो है उनकी वास्तविक अभिव्यक्ति संसद में ही होती है और संसद उन भावनाओं की अभिव्यक्ति के माध्यम से उनकी समस्याओं का निराकरण करती है। विश्व के सभी देशों की संसद अपना ये कार्य करती है। विचार विमर्शात्मक कार्य, चूंकि बहुत से लोग होते हैं, बहुत से समुदायों के लोग होते हैं, बहुत से स्वार्थी दृष्टिकोण वाले प्रतिनिधि होते हैं, सभी तरह के लोग व्यवस्थापिका में होते हैं, देश के हर कोने से होते हैं। इसलिए हर एक समस्या पर विचार विमर्श जो है वो व्यवस्थापिका में ही होता है और विचार विमर्श के उपरांत उस समस्या का निराकरण करने का प्रयास व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। तो संसद एक विचार विमर्श का अंग भी है, एक विचार विमर्श का मंच भी है, जहाँ पर देश के हर हिस्से, हर बात, हर समुदाय, हर जाति, हर धर्म, हर समस्या पर विचार विमर्श होता है और निर्णय लिया जाता है। समितियों व आयोगों की नियुक्ति, व्यवस्थापिका के पास ये भी अधिकार है कि वो विभिन्न प्रकार के आयोगों का निर्माण भी करते हैं। जैसे भारत की बात करें तो भारत में वित्त आयोग इसका सबसे बड़ा उदाहरण, हालांकि कहा यह जाता है कि वित्त आयोग की अनुशंसा, वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसमें कुछ और भी सदस्य होते हैं। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार आयोग, इनकी नियुक्ति भी ये करता है। जैसे संयुक्त संसदीय समिति जेपीसीसी होती है, उसकी नियुक्ति भी व्यवस्थापिका के द्वारा की जाती है। तो विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के आयोग और समितियां, इनका निर्माण व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। यह है मोटे मोटे रूप में व्यवस्थापिका के कार्य। आज अपने बात की सरकार के एक अंग के रूप में व्यवस्थापिका, आगे इसके 2 और बिंदु रहेंगे सरकार के अंग के रूप में, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन पर हम आगे चर्चा करेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। और पुनः निवेदन आपसे, अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसकी एक अगली कड़ी के रूप में। तब तक के लिए धन्यवाद।